वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 31 फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट है साइंस। और ये वर्कशीट आपकी 14 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और ये वर्कशीट जो है हमारी जैव प्रक्रम की जो हमने वर्कशीट्स की हैं बच्चों, उस पार्ट से अपेक्षित प्रश्नों के बारे में है। इसमें आपको कंप्लीट क्वेश्चंस दिए गए हैं डिफरेंट पैटर्न से रिलेटेड कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इनको हम ऑलरेडी वर्कशीट जब हमने की है तो वहां पर डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी हम इनको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण जिस कोशिका अंग में होता है वह है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी बॉडी। तो कहां पर होता है प्रकाश संश्लेषण? प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है वो पौधों में क्लोरोप्लास्ट जो कोशिकांग है उसमें होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या उपस्थित होता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के कारण ही जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो होती है, क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्या है? पाचन क्रिया में ट्रिप्सिन एंजाइम की क्या भूमिका है? तो देखिए, पाचन क्रिया में जो ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, जो इस तरह के एंजाइम्स हैं, ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन को के जो जटिल अणु हैं उनको सरल अणुओं में तोड़ने का काम करते हैं। और ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये कहाँ से स्रावित होता है? ये अग्नाशय, जो कि एक पत्ते जैसी संरचना है, वहां से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्वसन क्रिया में एटीपी किस प्रकार बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में एटीपी किस प्रकार बनता है? तो देखिए, श्वसन क्रिया में एटीपी किस प्रकार बनता है ये हमने वर्कशीट में बात की थी। जो हमारा एडीपी है, ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, वो जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है। और जो शरीर में ऊर्जा है, ठीक है, शरीर में जो हमें ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा के साथ ये इनके बीच में आबंध बन जाता है, जिससे क्या बनता है? जिससे कि एटीपी बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये सारी प्रोसेस होती है, ये सारी प्रक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन जो है वो कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? यीस्ट में होता है, जीवाणुओं में, मानव मांसपेशियों में। तो बच्चों, अवायवीय श्वसन जो है वो सभी में होता है। मानव मांसपेशियों में हमने बात की थी कि अवायवीय श्वसन होता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है, यीस्ट में होता है, कुछ जीवाणुओं में भी अवायवीय श्वसन होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जी तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ये लास्ट वर्कशीट में ही हमने पढ़ा था। उत्सर्जी तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन जो है वो कार्यात्मक इकाई होता है, जो कि बहुत सारे किसमें उपस्थित होते हैं? वृक्क के अंदर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्या है? रक्त कणिकाएं जो चोट के स्थान पर रुधिर को रोकने में सहायक है वो कौन सी होती हैं? आपको ऑप्शन गिवन है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स और उपर्युक्त सभी। तो देखिए, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो जो है चोट के स्थान पर रुधिर को रोकने में सहायक है। तो सी इसका उत्तर होगा। वाक्य पूर्ण करना है, लसिका रुधिर के डैश के समान है। तो लसिका जो है वो रुधिर के किसके समान होती है? बिल्कुल ठीक, प्लाज्मा के समान होती है। ठीक है, किसके समान होगी? प्लाज्मा के समान होती है। लेकिन यह डैश और इसमें अल्प मात्रा में डैश है, तो यह कैसी होती है? यह रंगहीन होता है। ठीक है, जो ये क्या है? ये रंगहीन होता है। तो आप यहाँ पर रंगहीन लिखेंगे। और इसमें होता क्या है? अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? अल्प मात्रा में प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि किसी पौधे से जाइलम निकाल दिया जाए तो उस पौधे का क्या होगा? तो आपको पता है जाइलम क्यों जरूरी है? जाइलम जल को जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। तो अगर पौधे से जाइलम निकाल दिया जाएगा तो पौधे की मृत्यु हो जाएगी। पौधा जो है वो जिंदा नहीं रह पाएगा, सूख जाएगा, क्योंकि उसके सारे जो भाग हैं ऊपर पानी ले जाने वाले हैं, वो जाइलम ही निकल जाएगा। तो पौधा जो है वो सूख जाएगा, उसको पानी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह रुधिर वाहिका जो ऑक्सीजनित रुधिर को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है, धमनियों में कैसा, जो धमनियां होती हैं वो कैसा रक्त लेकर जाती हैं? वो सारी ऑक्सीजनित रक्त लेकर जाती हैं। और शिराएं वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त लेकर जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिराएं हमने बात की थी कि इन दोनों का जो कार्य है वो बाकी जो धमनी और शिराएं हैं उनसे उल्टा है। तो यहाँ पर जो है वह रुधिर वाहिका जो ऑक्सीजनित रुधिर को फेफड़ों से हृदय तक लेकर जाती है। सो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा जो है, क्योंकि ऑक्सीजनित रुधिर है उसको फेफड़ों से हृदय तक लेकर आना है, तो वो क्या होगा? वो जो है फुफ्फुस शिराएं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अभिकथन ए, रंध्र पत्ती की तरह जो सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो देखिए, रंध्र यानी स्टोमेटा वो पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र हैं, ये आपको पता है।
अब ये अभिकथन गिवन है और इसका कारण भी गिवन है कि गैसीय विनिमय इन्हीं रंध्रों द्वारा होता है। और आपको यहाँ पर ABCD 4 जो है पार्ट दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए A और R आपको ऑप्शन गिवन है। पहले आप ये देखिए कि जो A है और उसके संदर्भ में जो R गिवन है, कारण गिवन है, तो क्या वो सही है? तो बिल्कुल सही है। देखिए A जो है वो सही है और ये जो गैस विनिमय होता है वो भी किसके द्वारा होता है बच्चों? रंध्र के द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान है वो इन्हीं रंध्रों से होता है। तो इसमें क्या होगा? A भी सही है और R भी सही है। तो A और R दोनों सही हैं तथा R जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या है। तो यानी इसका A जो है आंसर इसका सही, इसका उत्तर होगा। बाकी भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर A और R दोनों सही हैं, पर R अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। तो व्याख्या तो दे रहा है ये कि गैस विनिमय इन्हीं के द्वारा होता है। A सही है परंतु R गलत है, A गलत है परंतु R सही है। तो ये भी नहीं होंगे हमारे ऑप्शन। तो इसका उत्तर जो है वो A हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या गिवन है? तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो लघु उत्तरीय प्रश्न आपको गिवन है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो क्या है? एक ब्रेड का टुकड़ा चबाने के कुछ समय के पश्चात मीठा क्यों लगने लगता है? तो ये भी हमने क्वेश्चन जब हमने पाचन तंत्र पढ़ा था तब हमने किया था कि जो हमारा जो लार है, तो लार के अंदर कौन से एंजाइम होते हैं? लार के अंदर एमिलेज एंजाइम होते हैं। ठीक है, अमिलेज एंजाइम होते हैं लार के अंदर। और ये अमिलेज एंजाइम क्या करते हैं? ये जो हम खाना खाते हैं उसको शर्करा में बदल देते हैं। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ये शर्करा में बदल देते हैं, जिसके कारण कुछ देर बाद वो हमें मीठा लगने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसके क्या कार्य हैं? तो मानव पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। ठीक है, यकृत जो है वो मानव पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके कार्य आप लिख सकते हो। तो पहला इसका कार्य क्या होगा? पहला कार्य होगा कि यह पित्त स्रावित करता है। आप बच्चों साथ साथ लिख सकते हो। इतने ज्यादा क्वेश्चंस हैं कि इनको जो है आपको लिख कर देना पॉसिबल नहीं है और आपने पहले ये किए भी हुए हैं। तो देखिए इसके क्या क्या कार्य होंगे। तो यह पित्त स्रावित करता है और जो पित्त है वो जो वसा है उसको तोड़ने के काम आता है। ठीक है, सेकंड जो फंक्शन आप लिखोगे कार्य इसका वो क्या होगा कि यह अलग अलग तरह के प्रोटीन भी स्रावित करता है, जो कि जो हमारा रक्त है उसमें वो काम आते हैं। यानी ये अलग अलग तरह के प्रोटीन स्रावित करता है। तो आप लिख सकते हो प्रोटीन स्रावित करता है। ओके, प्रोटीन ये स्रावित करेगा। नेक्स्ट प्रश्न 3 क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं में होने वाली 3 घटनाओं की सूची बनाइए। तो ये भी वर्कशीट में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन है। आपने पहले लिखा भी हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं में होने वाली 3 घटनाओं जो है उनका वर्णन आपको करना है। तो वो 3 घटनाएं कौन सी थी? सो पहला जो यहाँ पर घटना है वो क्या है कि क्लोरोफिल जो है वो सौर ऊर्जा का क्या करता है? अवशोषण करता है। ठीक है, दूसरी जो घटना होती है उसमें आपको क्या लिखना है? जल अणुओं का अपघटन। ओके, वहां पर आपने देखा था जब हमने वर्कशीट की थी कि किस तरह से जल के अणुओं का उसमें अपघटन होता है। और तीसरा जो पॉइंट होगा वो होगा कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाता है। तो ये 3 घटनाएं जो है आप लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दीर्घरोम के कार्य लिखिए। तो बच्चों आपको पता है दीर्घरोम क्या है? दीर्घरोम जो है वो हमारी छोटी आंत बड़ी आंत में क्या है? उंगली जैसी संरचनाएं हैं। और जो ये दीर्घरोम है इनका कार्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा पाचित भोजन का अवशोषण करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो पाचित भोजन है वो हमारे रक्त में मिल सके। तो ये दीर्घरोम का कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुदित पौधे में रंध्र जो है वो दिन में बंद रहते हैं। व्याख्या कीजिए कि पौधे कब और किस प्रकार से CO2 ग्रहण करते हैं। ये भी बच्चों हमने वर्कशीट में क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो मरुदित पौधे हैं यानी जो रेगिस्तान में पौधे हैं वो रंध्र दिन में बंद रहते हैं। तो देखिए दिन में रंध्र बिल्कुल बंद रहेंगे, क्योंकि अगर दिन में रंध्र खुलेंगे तो तापमान ज्यादा होता है, वाष्पीकरण ज्यादा होगा और वो पौधे मृत हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर पानी की पहले ही कमी है। तो ऐसा अगर पौधे जो है दिन में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने के लिए रंध्र खोलेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो फिर वो कब कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे रात में। तो ये जो पौधे हैं वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक अम्ल के रूप में वो संचयित कर लेते हैं। ठीक है, उसको स्टोर कर लेते हैं और फिर दिन में जो है उसका प्रयोग करते हैं उस अम्ल को तोड़कर। तो जो है इस तरह से ये इसमें प्रक्रिया होती है।
प्रश्न 6 दिया गया है, दिए गए निर्देशों के अनुसार इस फ्लो चार्ट को पूरा करना है। तो देखिए आमाशय भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियां, तो जो आमाशय भित्ति में जठर ग्रंथियां उपस्थित हैं उसमें इन 3 जो है चीजों का स्राव होता है। ये हमने जो वर्कशीट की थी बच्चों तब पढ़ा था। एक तो क्या निकलता है HCl, एक श्लेष्मा और तीसरा पेप्सिन। तो HCl का क्या कार्य है, जो हानिकारक जीवाणु है भोजन के उनको मारने का काम करता है। श्लेष्मा जो ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इससे जो हमारी आंतरिक आप कह सकते हो आंतरिक जो स्तर है, आंतरिक जो लेयर है हमारी आमाशय की, उसको बचाता है श्लेष्मा। और तीसरा क्या है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन है उसको तोड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्या गिवन है, मानव में दोहरे परिसंचरण से आप क्या समझते हैं। तो ये हृदय से जो हमारा क्वेश्चन है वहां से है। तो दोहरा परिसंचरण क्या होता है कि हमारे शरीर में जो रक्त है वो 2 बार हमारे हृदय में प्रवेश करता है। एक बार ऑक्सीजनित रक्त की जो है तरह, और एक बार जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त है उसकी फॉर्म में जो है हृदय में 2 बार वो परिवहन करता है। और इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, दोहरा परिसंचरण। ये पहले भी क्वेश्चन आपको लिखवाया गया है। अब देखिए धमनी और शिरा में विभेद कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। तो धमनी और शिरा में आपको पता है धमनी जो है वो ऑक्सीजनित रक्त को सारे शरीर तक भेजती हैं, और शिराएं क्या करती हैं, जो अनऑक्सीजनित रक्त है यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त है उसको जो है इकट्ठा करके और उसको कहाँ भेजती हैं, उसको जो हृदय है वहां पर भेजती हैं। इसमें भी हमने आपको पहले ही इसके बारे में अंतर जो है वो लिखवाया हुआ है धमनी और शिरा में। नेक्स्ट, पदार्थों के ऊपरमुखी वहन में वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार सहायक है। तो देखिए पदार्थों के ऊपरमुखी वहन में वाष्पोत्सर्जन एक तरह का चूषण का कार्य करता है। मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से वाष्पोत्सर्जन होने से क्या होगा कि एक खिंचाव जो है वो बनता है पेड़ों में, जिसके कारण जो जल है नीचे से जाइलम के द्वारा ऊपर भेजा जाता है, और जो वाष्पोत्सर्जन है उसके कारण चूषण बल जो है वो कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मानव वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या आपको करनी है। तो अभी लास्ट वर्कशीट में ये कंप्लीट जो है क्वेश्चन का आंसर दिया गया था कि मूत्र निर्माण उसकी प्रक्रिया क्या है, कि उसमें जो है पहले फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, निस्यंदन हो। उसमें मूत्र बनने का मूल उद्देश्य क्या होता है, रक्त से व्यर्थ पदार्थों को छानकर अलग करना है। और जो वृक्क है यानी जो हमारे गुर्दे हैं, किडनी है, वो क्या करती है, नाइट्रोजन युक्त जो व्यर्थ पदार्थ हैं जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, उनको जो है अलग कर देती हैं। और वृक्क की जो कार्यात्मक इकाई है वो क्या होती है, वृक्काणु, जो रक्त को छानती है। और उसमें से जो बच्चों जल है, खनिज, कुछ ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, उनको जो है वापस रक्त जो है क्या कर लेता है, उनको अवशोषित कर लिया जाता है, जो कि हमारे लिए लाभदायक है। और जो यूरिया है, यूरिक अम्ल है, और भी जो व्यर्थ पदार्थ हैं वो जो है छनकर वो कहाँ चले जाते हैं, मूत्राशय में इकट्ठे होते रहते हैं, और इस तरह से मूत्र का निर्माण होता है। उसके बाद सी पार्ट है आपका, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्या है, मानव हृदय के व्यवस्थात्मक काट दर्शक का चित्र बनाकर उस पर नामांकित कीजिए। तो आपको मानव हृदय का चित्र बनाकर उस पर ये फुफ्फुस, धमनी, बायां अलिंद, महाशिरा, बायां निलय, महाधमनी, फुफ्फुस शिरा, ये सभी चित्र बनाकर उस पर नामांकित करने हैं। काफी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मछलियों में रुधिर परिसंचरण मानव में रुधिर परिसंचरण से भिन्न होता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो देखो बच्चों, जो मछलियां होती हैं, जिस प्रकार हमारा जो मानव का हृदय है उसमें वो जो है उसके 4 भाग होते हैं। आपने पढ़ा था बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद और दायां निलय। लेकिन जो मछलियां हैं उनमें एक ही आलिंद होता है और एक ही निलय होता है। अब यहाँ पर फिर कैसे प्रोसेस कैसे होता है, तो जो पूरे शरीर से जो ऑक्सीजन रहित जो रक्त आता है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त आता है, वो कहाँ आएगा, वो जो रक्त आता है वो अलिंद में आता है, ठीक है, अलिंद के अंदर आएगा। फिर अलिंद से कहाँ जाएगा, अलिंद से जो रक्त है वो निलय को दे दिया जाता है, ओके। और निलय को देने के बाद क्या होता है कि जो निलय से जो रक्त है वो कहाँ भेजा जाता है, वो सीधा गिल्स, आपको पता है कि गिल्स में, गिल्स के कारण जो मछलियां हैं वो सांस लेती हैं, तो जो गिल्स है उनमें वो रक्त दे दिया जाता है, जहां पर वो ऑक्सीजन, उसके अंदर जो है ऑक्सीजन मिल जाती है और वो साफ हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि वो पूरे शरीर को दे दिया जाता है, और फिर से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त है वो फिर से अलिंद में आ जाता है यूज होने के बाद, और ये प्रोसेस चलता रहता है। तो आपको ये बताना है कि इस तरह से जो रक्त है का जो परिसंचरण है वो मानव में और मछली में अलग अलग है। जबकि मानव में दोहरा परिसंचरण है,
हर बार जो रक्त है, चाहे वो ऑक्सीजन वाला है या कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, वो पहले मानव के अंदर कहाँ आएगा, हृदय में आएगा, ठीक। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है आपको और ये जो है अंकित करने हैं और प्रत्येक नामांकित अंग का एक एक कार्य आपको लिखना है। तो बच्चों जो वर्कशीट हमने की थी वहां पर एक एक कार्य सबका लिखा हुआ है, वहां से आप इसका आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, जलीय जीवों और स्थलीय जीवों की सांस लेने की दरों में अंतर क्यों होता है, बताइए। सो यहाँ पर बच्चों देखो, आपको पता है कि जो जलीय जीव हैं वो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं और पानी के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसकी मात्रा स्थलीय जो ऑक्सीजन है उसकी तुलना में कम होती है, जिसके कारण जलीय जीवों को जो सांस लेने की दर है वो उनकी ज्यादा होती है ताकि उनको जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो उनको मिल सके। लेकिन स्थल पर आपको पता है कि 21% जो है हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन है और जो ये अगर हम सांस धीरे भी लेते हैं तो इतनी ऑक्सीजन हमें मिल जाती है कि हमारे शरीर को जो है उसकी आपूर्ति हो सके। इसीलिए आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जलीय जीवों और स्थलीय जीवों के सांस लेने की दरों में अंतर इसलिए होता है क्योंकि जल में घुलनशील जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम होती है, जबकि स्थल पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और इसी कारण सांस लेने की दर जो है वो जलीय जीवों की ज्यादा होती है। सो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए हैं और आप इजीली इनके आंसर लिख सकते हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।